मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मित्रों सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय कह दो, उच्चतम न्यायालय कह लो या सुप्रीम कोर्ट कह लो। इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था संसद की समितियां। आज है हमारा टॉपिक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के विषय में संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद में 124 से 147 में इनका उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देश की सबसे बड़ी न्यायालय है। न्यायालय हर एक तहसील लेवल पर भी है, जिला लेवल पर भी न्यायालय है, फिर राज्य की न्यायालय स्टेट लेवल पर है, पर यह सबसे बड़ी न्यायालय है। इसके ऊपर कोई सी न्यायालय नहीं है। सबसे छोटी तो तहसील लेवल पर होती है और सबसे ऊपर जो है वो दिल्ली में है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। इसके निर्णय देश की अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, देश के अन्य न्यायालय उसको मानेंगे, उसे मानने के लिए बाध्य है, उसका विरोध नहीं करेंगे। ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कोई बात नहीं, हम तो कुछ और कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। यद्यपि स्वयं पर बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश के अन्य न्यायालयों पर, चाहे वो तहसील का हो, जिले का हो या राज्य के हाई कोर्ट हो, उन पर बाध्यकारी है, पर स्वयं पर बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को अपने आप बदल सकता है, बाध्यकारी स्वयं पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख मतलब इसके जो निर्णय है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णयों को सुरक्षित रखा जाएगा, मतलब आगे उनकी मिसाल दी जाएगी। पहले इस मामले में ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, तो आगे भी उन्हीं फैसलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसले करेगा और अन्य कोर्ट भी फैसले करते हैं। जबकि स्वयं पर बाध्यकारी है, स्वयं उसमें उनको परिवर्तित कर सकता है, पर दूसरा छोटा न्यायालय, कोई हाई कोर्ट उनको परिवर्तित नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? इसकी पीठ नई दिल्ली में है। एक ही मात्र पीठ है, नई दिल्ली में है। कहीं और भी हो सकती है, उसके लिए व्यवस्था है कि मुख्य न्यायाधीश, अगर किसी समय सुप्रीम कोर्ट में काम ज्यादा हो गया है, लगता है कि बंबई में या किसी और, इतना बड़ा देश है, देश के किसी और भाग में भी सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच होनी चाहिए, बेंच का ही नाम पीठ है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, पहले सहमति ले लेगा मुख्य न्यायाधीश, और तब वो देश के किसी भी, इसकी पीठ देश के अन्य भागों में स्थापित कर सकता है। चाहे दिल्ली में कर दे, बंबई कर ले, कलकत्ता कर दे, कहीं भी कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से इसकी पीठ को देश के किसी अन्य भाग में स्थापित कर सकता है। वर्तमान में पीठ कहां पर है? केवल नई दिल्ली में है। परीक्षाओं में अक्सर एग्जाम में आया है कि किसी भी राज्य का नाम दे देगा कि उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की उच्चतम न्यायालय की पीठ कहां पर है, या उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहां पर है, उत्तराखंड का उच्चतम न्यायालय कहां पर है। तो चाहे वो उत्तराखंड पूछ ले या उत्तर प्रदेश पूछ ले या हरियाणा, पंजाब, कुछ भी पूछ ले, सभी का है, सभी का सुप्रीम कोर्ट जो है वो उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में ही है। एक ही है पूरे देश का। कंफ्यूज करने के लिए छात्रों को ऐसे सवाल अक्सर आ जाते हैं। उच्चतम न्यायालय, यहां पर ध्यान रखना है, उच्चतम होना चाहिए। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, राज्यों के अपने हाई कोर्ट हैं, और उसके साथ में उच्च के बाद लग गया तम, उच्चतम हो गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल दिल्ली में है। पूरे देश का किसी भी एक राज्य का पूछ ले, किसी जिले का पूछ ले, वो सब दिल्ली में मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से इसकी पीठ देश के किसी अन्य भाग में स्थापित कर सकता है। अगला सवाल आता है कि वर्तमान में न्यायाधीश कितने हैं? इनकी संख्या जब से संविधान लागू हुआ है और आज तक लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। स्टार्टिंग में इनकी संख्या 7 थी, अब इनकी संख्या हो गई है 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ये संख्या बढ़ी है 2019 से। 2019 में, 19 से पहले इनकी संख्या 31 हुआ करती थी। 30 प्लस 1 प्लस 30, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। अब है एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं।
वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं संजीव खन्ना। प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी संख्या है न्यायाधीश की, और इधर बदलता रहता है, बहुत जल्दी बदल जाता है, साल 2 साल में। ये संख्या तो लगभग 10 साल के बाद बदलती है, परंतु ये संख्या ये नाम तो कभी 6 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 1 साल में बदलता रहता है। नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कर दी, उसके बाद शपथ भी दिलाएगा कोई। शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति के पास ही है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश पद पर चुने जाने के बाद राष्ट्रपति के पास टाइम नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कार्यकाल है 65 वर्ष की आयु तक। जब तक 65 वर्ष की आयु है अपने पद पर रहेंगे। और त्याग पत्र किसे देंगे? त्याग पत्र दे भी राष्ट्रपति के पास ही है। नियुक्ति करी राष्ट्रपति ने, शपथ दिलाई राष्ट्रपति ने, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति ही लेगा। इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ये हम देख चुके थे। आगे हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति हटाएगा उनको। राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा उन्हें पद से हटा सकता है, परंतु राष्ट्रपति ऐसा आदेश कब देगा? जब संसद उसकी प्रस्ताव पारित करे विशेष बहुमत से। राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा उन्हें पद से हटा सकता है, परंतु राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी देगा जब संसद अपने विशेष बहुमत से, विशेष मतलब 2/3 का बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करेगी किसी न्यायाधीश को हटाना है। संसद प्रस्ताव पारित करने से पूर्व कोई जांच भी करा सकती है। किस आधार पर हटाएगी? आधार होता है सिद्ध कदाचार। एक है सदाचार, सदाचार का उल्टा कदाचार। जो सदाचारी नहीं है वो कदाचारी होगा। कदाचारी हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है कदाचारी हो। तो एक कदाचार और अक्षमता की, काम करने में समर्थ नहीं है, सो के जल्दी नहीं उठता है, ये चीज दिमाग सड़िया गया हो, तो ये है अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकती है। यह प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। यानी कि किसी एक मेंबर ने कहा कि लाओ भैया प्रस्ताव लाते हैं, तो उस पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा शुरू करने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। आगे है योग्यता। एक सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण योग्यता है भारत का नागरिक। जो भी किसी भी प्रकार का उच्च पद है, चाहे वो हमने संसद के सदस्यों के लिए पद देखा था, या राष्ट्रपति का पद था, उपराष्ट्रपति था, या कोई अन्य जो भी उच्च पद है भारत के, उन पर पहली आवश्यकता है, पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना। इसके आगे है एक अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालयों में। बात कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की। यहां आ गया है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। एक में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यह है न्यायाधीश। इसमें न्यायाधीश जो हिंदी का पेपर होता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल हिंदी कंपलसरी कर रखा है। तो न्यायाधीश आता है वर्तनी शुद्धि का है कि कौन सा, आपको 4-5 वर्ड दे दिए जाते हैं कि कौन सा सही लिखा है इसमें। तो यहाँ कई बार न्यायाधीश में एक मात्रा यहाँ से हटा देगा, सॉरी मात्रा, आ की मात्रा। फिर यहाँ जो सही क्या है, न्यायाधीश। तो इसको भी आप याद रखेंगे। न्यायाधीश रहा हो, किसी एक हाई कोर्ट में रहा हो या अलग अलग में रहा हो, पर उसका 5 साल का उसका टाइम होना चाहिए। एक तो योग्यता हो गई है। अथवा दूसरा है कि एक अथवा एक से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं चलने गए हम। उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा है राष्ट्रपति की निगाह में पारंगत विधिवेत्ता हो।
यहाँ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है इसमें, चाहे वो हाई कोर्ट में रहा हो या सुप्रीम कोर्ट में रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की निगाह में पारंगत विधिवेता। ना तो वो जज है ना कहीं अधिवक्ता है, पर फिर भी वो कानून का जानकार है, विधि का एक्सपर्ट है, तब भी राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना सकते हैं। तो ये पारंगत विधिवेता कौन से हो सकते हैं? जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में कानून को पढ़ाने वाले प्रोफेसर, भले ही वो एडवोकेट नहीं है कहीं, परंतु विधि का जानकार है, तो राष्ट्रपति उसको न्यायाधीश बना सकते हैं। तो ये हो गई इनकी योग्यताएं। और योग सेवा भय सेवा निवृत्ति की हम उम्र देख चुके थे पहले, 65 वर्ष। तो 65 वर्ष के बाद क्या होगा? वह सेवा निवृत्ति के बाद देश के किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। सबसे बड़ी न्यायालय में रह चुका है न्यायाधीश के पद पर, अब उसे किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, ये उस पर प्रतिबंध है। इसके अलावा वह कोई लाभ का पद भी नहीं ले सकता, किसी भी लाभ के पद पर उसका सेवानिवृत्त होने के बाद कोई लाभ का पद भी नहीं लेगा और कहीं वकालत भी नहीं करेगा। इसको नोट कर लें। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उतना वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं जितना संसद निर्धारित करती है। अक्सर सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। उसमें एक ऑप्शन रहेगा आपका संसद, तो सही उत्तर होगा संसद निर्धारित करती है। फिर है जो वेतन मिल रहा है, उस वेतन को अगर किसी न्यायाधीश की सरकार के साथ सेटिंग सही नहीं बैठ रही है, सरकार को परेशान कर रखा है न्यायाधीश ने, तो सरकार उसका नुकसान ना कर दे, तो इसलिए संविधान में प्रावधान दिया गया है कि उसे मिलने वाले वेतन और सुविधाओं को हितों के विपरीत नहीं किया जा सकता। मतलब उसके पास अगर 2 गाड़ियां हैं, एक बंगला है, 10 सिक्योरिटी गार्ड है, तो उसके समय में उसको कम नहीं किया जा सकता। सरकार को लगता है कि न्यायाधीश को ज्यादा सुविधाएं मिली हैं, कम कर रहा है, तो कम कर सकती है, पर जो अगले वाले न्यायाधीश आएंगे उन्हें उन पर लागू होंगे। उस समय वर्तमान न्यायाधीश पर कम करने का नियम लागू नहीं होगा, बढ़ने का तो लागू हो जाएगा। 1 गाड़ी की 4 गाड़ी कर सकते हैं, 1 लाख की 10 लाख कर सकते हैं, तो 10 लाख का आप 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते। हितों के विपरीत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मतलब कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय देने का या विवाद सुनने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, वही कहलाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कि एकमात्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। कौन से विवाद है वे? जिसमें एक तरफ केंद्र मतलब केंद्र सरकार, और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य, मतलब केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में कोई विवाद है, तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसा ही दूसरा है जिसमें एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ एक राज्य हो या 2 राज्य हो, मतलब केंद्र के साथ में कोई राज्य भी अगर है और दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य है, तो ऐसा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। फिर तीसरा है इसी में कि दोनों तरफ ही राज्य हों, मतलब राज्यों के बीच में कोई विवाद या राज्यों का केंद्र के साथ कोई विवाद है, तो उस पर निर्णय देने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। उसमें यही है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका अनुच्छेद है 131। ये पहले भी देख चुके थे हम जब राष्ट्रपति का चुनाव पड़ा था, कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उठता है तो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले भी बताया गया है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो अनुच्छेद 32 कहता है कि वो व्यक्ति मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी करता है, वो हम मूल अधिकार वाले चैप्टर में देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही। एक निवेदन फिर से है कि हमारी प्लेलिस्ट है भारतीय संविधान और राजनीति व्यवस्था के नाम से, उस पे जाएं और हमारे वीडियो को देखें। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें राज्य व्यवस्था के संबंध से प्रश्न हमारे इससे बाहर चला जाए। अब तक के लिए धन्यवाद।